नमस्कार दोस्तों। आज हम संविधान का पढ़ेंगे बारे में, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। उससे पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स थे, कितने आर्टिकल्स थे और कितने शेड्यूल थे और अभी कितने हैं। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशंस में। लेकिन प्रेजेंट डे में देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशंस में 25 पार्ट्स हैं, 448 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्ड हो गए हैं। और जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो टाइटल है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, वो आता है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। मतलब पार्ट फर्स्ट में आर्टिकल फर्स्ट टू फोर्थ तक मेंशन किया गया है। तो हम पहले देख लेते हैं आर्टिकल फर्स्ट के बारे में। आर्टिकल फर्स्ट सब क्लॉज जो फर्स्ट है वो बात करता है इंडिया डेट इज भारत साल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो है इसको कंसिडर कर लिया गया है भारत भी, और भारत को यह कंसिडर कर लिया गया इंडिया भी साल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो वर्ड किए यूनियन। दो शब्द होता है, एक यूनियन होता है और एक फेडरल होता है। लेकिन हमारे जो संविधान निर्माताओं ने यूनियन वर्ड यूज किए। पहले समझ लेते हैं इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस होता है। यूनियन क्या होता है कि केंद्र की इकाई से राज्यों का निर्माण होता है और फेडरल में राज्यों का मिलकर एक केंद्र का निर्माण होता है। जैसे अमेरिका का देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन तो वो फेडरल कैरेक्टर का है, बट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनियन है, ज़्यादा टिल्टेड है। बट कैरेक्टर जो है हमारा भी फेडरल ही है, क्योंकि एस आर बोम्मई केस में कहा गया था कि फेडरल कैरेक्टर इज ए बेसिक पार्ट ऑफ फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं सोचे कि अगर यूनियन वर्ड नहीं यूज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे धर्म के लोग हैं, जाति के, मूल वंश के। तो इतना विभेद होने लगेगा बातों पर कि सब अपने अपने अलग हो जाएंगे अगर फेडरल कैरेक्टर रख दिया जाएगा तो। इसीलिए ये केंद्र को जिम्मेवारी दे दिया गया कि आप राज्यों का निर्माण कीजिए या उसके साथ नाम बदलना है जो भी कीजिए। इसलिए ज़्यादा पावरफुल हमारे संविधान में यूनियन को किया गया है। और आर्टिकल फर्स्ट सब क्लॉज 2 में बात किया है कि जो भी स्टेट और यूटीज हैं उनको स्पेसिफाइड किया गया है शेड्यूल फर्स्ट में। अभी हम बात किए हैं कि अभी 12 टोटल शेड्यूल है। उस टोटल 12 शेड्यूल में जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें 28 स्टेट और 8 यूटीज के बारे में बात किया गया है। और आर्टिकल फर्स्ट सब क्लॉज 3 में बात किया है कि हाँ जो भी टेरिटरी है इंडिया में तो कौन कौन सा इंक्लूड है। 28 राज्य हैं, यूटीज हैं और एक्वायर टेरिटरी। एक्वायर टेरिटरी वो टेरिटरी होता है कि अगर कोई भी ट्रीटी के माध्यम से उसको अर्जित करो या किसी वार में जीत कर, तो इसके लिए केवल एग्जीक्यूटिव एक्शन चाहिए कि मतलब इस एक्वायर टेरिटरी को अपने भूभाग में शामिल करने के लिए। लेकिन जब बात आएगा फुल फ्लेज स्टेटहुड का दर्जा देने के लिए, तब पार्लियामेंट में बाई लॉ इसको पास करेगी, तभी उसको फुल फ्लेज स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा। आर्टिकल सेकंड बात है, आर्टिकल सेकंड बात करता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट इन द इंडियन टेरिटरी। कोई भी दूसरे जो स्टेट है, बाहरी राज्य, उसको अपने इंडियन पॉलिटिकल मैप में ऐड करना है तो उसको पार्लियामेंट में बाई लॉ उसको शामिल कर सकता है। और एक एग्जांपल देख लिया जाए तो जो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1975 में, तो सिक्किम को मतलब भारत में शामिल किया गया था 22वां राज्य के तहत। फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया गया था। और इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें एक को स्टेट का दर्जा दिया गया था, एक सहयोग राज्य का। उसके बाद 36 में इसको फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। और आर्टिकल थर्ड बात करता है कि एनी अल्टरेशन इन द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया बाय इनर चेंज। जो भी पॉलिटिकल मैप एग्जिस्ट कर रहा है अभी इंडिया का, उसमें अगर किसी का बाउंड्री चेंज करना हो या किसी एक राज्य में बाइफरगेट करके दो राज्य बनाना हो, जैसे कि 2000s में यूपी को कट करके उत्तराखंड भी बना दिया गया और फिर बिहार को झारखंड में डिवाइड कर दिया गया, मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ बना दिया गया। अगर वैसा करना हो तो ये पार्लियामेंट में भाई लॉ करेगी इसको भी। और इसमें जैसे कि नाम भी कोई चेंज करना हो किसी स्टेट का तो वो भी पार्लियामेंट करेगी। लेकिन उससे पहले क्या करता है प्रेसिडेंट से
कंसल्ट ले लिया जाता है। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि जिस राज्य का नाम चेंज करना हो या उसका भूभाग को चेंज करना हो, तो उस रिस्पेक्टिव स्टेट्स को भेज देते हैं एक प्रपोजल सेंट्रल का, और फिर वो प्रपोजल एक लिमिट टाइम पीरियड में जवाब देना पड़ता है उस स्टेट को। अगर स्टेट अपना उस फेवर में जवाब देगा तभी भी ठीक है, अगर फेवर में नहीं, अगर अपना ओपिनियन बताता है फिर भी ठीक है, क्योंकि अंततः जो निर्णय लेना होगा वो फिर जो पार्लियामेंट है वो ले लेगी। तो इससे यही समझ में आता है कि पार्लियामेंट हैज सुप्रीम पावर टू टेक इन दिस मैटर्स। और आर्टिकल फोर्थ सब क्लॉज जो फर्स्ट है उसमें बात किया है कि जो भी आर्टिकल सेकंड और थर्ड में मतलब परिवर्तन किया जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा, तो ये एज्यूम्ड कर लिया जाता है कि शेड्यूल फर्स्ट में भी बदलाव होगा, क्योंकि शेड्यूल फर्स्ट में हम पहले ही बताएं कि स्टेट और यूटीज के बारे में बात किया गया है। तो जब सेकेंड और थर्ड आर्टिकल का जब भी चेंज किया जाएगा या किसी चीज़ को शामिल करना है या अल्टर करना है, तो वो कहीं ना कहीं फर्स्ट शेड्यूल में भी उसको चेंज करना पड़ेगा। और आर्टिकल फोर्थ सब क्लॉज टू में बात किया गया कि जो भी ये अमेंडमेंट होगा आर्टिकल सेकेंड और थर्ड में, ये सिंपल मेजोरिटी से होगा। ये आर्टिकल 368 जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस का है उससे मतलब नहीं होगा, मतलब जो भी अमेंडमेंट होगा, क्योंकि आर्टिकल 368 स्पेशल मेजोरिटी का बात करता है, और जो आर्टिकल सेकेंड और थर्ड में चेंज करना रहेगा वो सिंपल मेजोरिटी से होगा। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है कि हाफ ऑफ द प्रेजेंट वोटिंग जो भी रहते हैं मेंबर, उनके हिसाब से चेंज करना रहता है। और आर्टिकल 368 में स्पेशल मेजोरिटी के बारे में बात किया गया। स्पेशल मेजोरिटी वो भी दो प्रकार के स्पेशल मेजोरिटी के बारे में बात किया गया है। एक स्पेशल मेजोरिटी होता है कि पार्लियामेंट में 50% से मेंबर होंगे जो भी उसका स्ट्रेंथ है, और उसमें और एक कैटेगरी है कि 2/3 मेजोरिटी से उसका पास भी होना चाहिए। और स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द जो भी मतलब स्टेट होते हैं उनका भी मतलब पास होना चाहिए। ये स्पेशल मेजोरिटी और हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट रहता है। और नेक्स्ट वीडियो में है हम लोग पढ़ेंगे जो भी मतलब रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेट्स है, या कैसे मतलब हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर को कैसे अपने भूभाग में शामिल किया गया, उस चीज़ के बारे में डील करेंगे। नमस्कार दोस्तों।